All right, kids, Assalamu alaikum. Welcome back to the online class. So, in our previous class, we continued the chapter of motivation. हमने अपनी पिछली क्लास में अपना मोटिवेशन का चैप्टर कंटिन्यू किया, जिसमें हमने दो थ्योरीज को बहुत डिटेल में अंडरस्टैंड किया। हमने उससे पहले मोटिवेशन के टॉपिक को, मोटिवेशन के चैप्टर को स्टार्ट किया था, और लास्ट क्लास में हमने इस बारे में अंडरस्टैंड किया कि मोटिवेशन के ऊपर काफी बिजनेस एनालिस्ट ने, बिजनेस रिसर्चर्स ने काम किया है, और उन्होंने रिसर्च करने के बाद अ, कुछ कंक्लूजन दिया जिसको दुनिया ने यूज किया और अपने बिजनेस डेली वर्किंग्स में, डेली बिजनेस ऑपरेशंस में। तो पहली थ्योरी हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ी थी वो पढ़ी थी F.W. टेलर की, जिसमें हमने पढ़ा था कि उन्होंने पहली थ्योरी तो बहुत सिंपल सी दी थी, इकोनॉमिकल मैन की, दैट एवरी वर्कर शुड बी पेड अ फेयर डेज वेज फॉर अ फेयर डेज वर्क, और बहुत सिंप्लीफाइड थ्योरी थी। उसके बाद एफ डब्ल्यू टेलर ने अपनी थ्योरी का होराइजन ब्रॉड किया था, स्पेक्ट्रम बड़ा किया, और उन्होंने और चीज़ों पे रिसर्च की। तो वो लेकर आए द थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। फंडामेंटल वही था, लेकिन थ्योरी का इस होराइजन, स्पेक्ट्रम ब्रॉड हो गया, और उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट में ये कंक्लूड किया कि हर वर्कर एक्सटर्नली मोटिवेट होता है थ्रू मनी। मतलब इंटरनल मोटिवेशन अगर इंपॉर्टेंट नहीं है, वर्कर मोटिवेट होगा एक्सटर्नली, और वो होगा पैसों से। साइंटिफिक मैनेजमेंट में उन्होंने यही बात बोली, और फिर बोला कि भाई तमाम वर्कर्स के कामों को छोटे 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 टास्क में तोड़ दो, ब्रेक डाउन कर दो, और हर टास्क को मेजरेबल बना दो। वर्कर के आउटपुट को मेजरेबल बना दो, सही है ना? और उस आउटकम के साथ, आउटपुट के साथ रिवॉर्ड्स अटैच कर दो। जितना ज्यादा वर्कर आउटपुट प्रोड्यूस करे या जितने ज्यादा टास्क कंप्लीट करे, वर्कर को उतने पैसे दे दो। सीधा सा हिसाब। F.W. टेलर का इकोनॉमिकल मैन हो या साइंटिफिक मैनेजमेंट, फंडामेंटल एक ही था, दैट मनी इज द ओनली मोटिवेटर। उसके बाद अब्राहम मैस्लो ने हिरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स को डेवलप किया। तो पता ये चला कि भाई अब्राहम मैस्लो ने तो बड़ा क्रिटिसाइज किया F.W. टेलर को, और कहा कि ना बा, बिल्कुल भी नहीं, मनी इज नॉट द ओनली मोटिवेटर। अब्राहम मैस्लो ने कहा मनी इज नॉट द ओनली मोटिवेटर, rather there are many other factors affecting a worker's motivation। और जैसे जैसे वो उसकी वो फैक्टर उसके पूरे होते चले जाएंगे, तो पूरे होते ही उसकी मोटिवेशन ऊपर जाएगी, फिर वापस मोटिवेशन नीचे आएगी, क्योंकि देयर वुड बी सम अदर फैक्टर्स इन अफेक्टिंग द मोटिवेशन एट दैट टाइम। तो मोटिवेशन, उन्होंने कहा, किसी एक चीज पे नहीं है, बल्कि मोटिवेशन वेरिएबल है और अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। उधर से उन्होंने हमें बिजनेसेस को हियरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स का कॉन्सेप्ट दिया। अब्राहम मैस्लो की हियरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स was a significant thing, was a huge breakthrough uh, in terms of the context of motivation। बिजनेसेस ने उसको ठीक ठाक तरीके से यूज किया, लेकिन अब्राहम मैस्लो की हियरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स को भी सीरियस क्रिटिसिज्म मिला, क्योंकि उनकी लिमिटेशंस थी। ये सब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो रिसर्च का, अपने मोटिवेशन का स्पेक्ट्रम जो है वो और ब्रॉड करेंगे, और कुछ नई थ्योरीज पढ़ेंगे। आई गेस इफ आई कैन रिकॉल, शायद मैंने आप लोगों को इनके नाम लिखा दिए थे। डिड आई मेंशन यू द नेम्स? अच्छा, मैंने आप लोगों को नाम नहीं बताए थे, लेकिन ये बता दिया था कि 6 थ्योरीज हैं हमारे सिलेबस में। देर आर 6 थ्योरीज।
हम 6 थ्योरीज पढ़ते हैं अपने एएस लेवल के सिलेबस में जो मोटिवेशन को अफेक्ट करती हैं। वैसे इंटरनेशनली तो बहुत सारी मोटिवेशन की थ्योरीज मौजूद हैं। हमारे सिलेबस में 6 थ्योरीज हैं। तो हम 2 पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में, एफडब्ल्यू टेलर और अब्राहम मास्लो की हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स। आज की क्लास में हम 2 और पढ़ने जा रहे हैं, तो फोकस कीजिएगा। इसका मतलब थ्योरी नंबर 3 एंड थ्योरी नंबर 4, ये हम आज की क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। तो आज की क्लास की जो हमारी पहली थ्योरी है सर, वो है एल्टन मायो ह्यूमन रिलेशन थ्योरीज। एल्टन मायो ने एक हॉथॉर्न इफेक्ट की थ्योरी डेवलप की थी। इसको स्टार्ट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, बैकग्राउंड पे जाते हैं इसके। बड़ी जबरदस्त थ्योरी है, बहुत लाजवाब थ्योरी है, कमाल थ्योरी है। इस थ्योरी ने टेक्निकली वर्कर्स की जो वर्किंग लाइफ है, वर्कर्स की, एम्प्लॉयज की, एक मैं अगर जॉब कर रहा हूं, मेरी, आप अगर जॉब कर रहे हैं, आपकी जो हमारी वर्किंग लाइफ है, एट द लाइफ एट वर्क प्लेस, द क्रेडिट गोज अ लॉट टू एल्टन मायो। ही सिग्निफिकेंटली चेंज दैट। इन्होंने, एल्टन मायो ने वर्कर्स की वर्किंग लाइफ को बड़ा जबरदस्त तरीके से इम्पैक्ट किया, चेंज किया, और आज के दौर में इसकी बड़ी इम्प्लीकेशन मौजूद है। तो पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, देखते हैं एल्टन मायो एंड द ह्यूमन रिलेशन थ्योरीज क्या है ये। सर बेसिकली एल्टन मायो, अगर बैकग्राउंड पे जाएं, अंडरस्टैंड कीजिएगा, बैकग्राउंड पे जाएं, तो इससे पहले की जितनी भी थ्योरीज थी, एल्टन मायो was a huge follower of टेलरिज्म। अब आप अंडरस्टैंड कीजिएगा, वो जो मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, लास्ट क्लास में भी बात की थी इस पे, कि टेलर की थ्योरी के बाद जो दुनिया में तहलका मचा था, और पूरी दुनिया डिवीजन, मैन्युफैक्चरिंग साइड, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन, दुनिया भर के मैन्युफैक्चरर्स और प्रोड्यूसर्स वो टेलरिज्म का शिकार हो गए थे, और उन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर अप्लाई करके वर्कर्स को इन ह्यूमन रोबोट बना दिया। मशीन्स, वर्कर्स वर कंसिडर्ड मशीन। और वो दौर कहलाता है मैस प्रोडक्शन एरा। बड़ा हैवी प्रोडक्शन एरा था वो। ऑर्गेनाइजेशन एक्सपीरियंस 3x 4x इंक्रीज इन देयर आउटपुट एंड प्रोडक्शन। एल्टन मायो टेलरिज्म का बड़ा फॉलोअर था, बड़ा फैन था। एल्टन मायो ने टेलर की थ्योरी को बड़ा अडॉप्ट किया, उसको सराहा, उसे अप्लाई किया। जहां जहां एल्टन मायो अपने मैनेजमेंट पोजीशन पे थे, उन्होंने, एल्टन मायो ने टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट को इंट्रोड्यूस भी करवाया बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में। बट इवेंचुअली बट eventually he wanted to see the non financial side of motivation। एल्टन मायो टेलर के तो बड़े फॉलोअर थे, लेकिन इवेंचुअली वो एक चाहत थी, एक विलिंग थी, या एक क्यूरियोसिटी थी कि यार नॉन फाइनेंशियल साइड भी तो होगी ना। हर इंसान तो पैसे के लिए काम नहीं कर रहा होगा, हर इंसान तो सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं कर रहा होगा। तो एक क्यूरियोसिटी थी अल्टन मायो के अंदर के क्या मनी के अलावा भी
कुछ फैक्टर्स हैं जो कि वर्कर की प्रोडक्शन को, प्रोडक्टिविटी को, आउटपुट को अफेक्ट करेंगे. So he started understanding the social factors. तो उन्होंने इवेंचुअली वर्कर्स के वर्क लाइफ पर, वर्क प्लेस पे सोशल फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करना शुरू कर दिया. सोशल फैक्टर्स में बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं. फैक्टर्स लाइक रिस्पेक्ट, फैक्टर्स लाइक the relation between the employees, the trust and understanding between employees, the the teamwork, the team, actually the team, social factor, the monitoring and supervision. इंसान ही सुपरवाइज कर रहा है, तो एक इंसान एक दूसरे इंसानों की टीम को सुपरवाइज कर रहे, तो हैं दोनों ह्यूमंस. वो जो सुपरवाइज कर रहा है वो भी इंसान है, जो सुपरवाइज हो रहे हैं वो भी इंसान है. तो यहां से उन्होंने वर्क प्लेस के सोशल फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करना शुरू किया. तो इसका बैकग्राउंड बना ह्यूमन रिलेशन थ्योरीज. ह्यूमन रिलेशन थ्योरीज. Elton Mayo, he was the first person to research social factors as part of motivation. Elton Mayo was the first person to research social factors जिन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट टेलरिज्म को फॉलो करने के बावजूद इस बात पे क्वेश्चन रेस किया कि यार क्या वाकई सिर्फ फाइनेंस से ही मोटिवेशन होती है या इसके अलावा और भी एलिमेंट्स मौजूद हैं. तो एल्टन मायो वेंट टुवर्ड्स दैट दोस फैक्टर्स, लुकिंग फॉर दोस फैक्टर्स. तो अब सवाल यह है कि सर इनकी थ्योरी बैकग्राउंड तो समझ आ गया कि क्या ढूंढने निकले थे, किस चीज पे ढूंढ रहे थे, किस चीज पे फोकस था इनका. सर इनकी थ्योरी कहां पे बेस्ड थी, इनकी रिसर्च कहां पे बेस्ड थी. जैसे एफ डब्ल्यू टेलर ने रिसर्च कंडक्ट की थी अमेरिका की एक स्टील कंपनी में. इसी तरीके से जो अब्राहम मैस्लो है, उस उनकी रिसर्च जो है वो वाइट कॉलर जॉब्स से रिलेटेड थी, खास तौर पे बैंकर्स से, खास तौर पे बैंकर्स से. उनकी रिसर्च जो थी वो बैंकिंग सेक्टर ओरिएंटेड, मतलब मेजॉरिटी बैंकिंग सेक्टर ओरिएंटेड था, लेकिन व्हाइट कॉलर जॉब में मेजॉरिटी बैंकिंग सेक्टर ओरिएंटेड था. एल्टन मायो ने जो रिसर्च अपनी कंडक्ट की, अंडरस्टैंड कीजिएगा, इनकी रिसर्च का नाम है हॉथॉर्न इफेक्ट. आगे लिखाऊंगा भी, इनकी रिसर्च का नाम है, यहां पर लिख भी देता हूं, हॉथॉर्न इफेक्ट. तो सर हॉथॉर्न इफेक्ट ये नाम हॉथॉर्न क्यों पड़ा? क्योंकि द रिसर्च वॉज कंडक्टेड, द रिसर्च was conducted at Hawthorne Works. सर ये रिसर्च उन्होंने कंडक्ट की हॉथॉर्न वर्क्स पे. ओके, मरियम विल नॉट बी आस्क्ड, विल नॉट बी आस्क्ड. मरियम का एक क्वेश्चन आया हुआ था यहाँ पे कि सर एक ऑफ टॉपिक क्वेश्चन है, will Elton Mayos or any other researchers
बैकग्राउंड वुड बी आस्क्ड इन द क्वेश्चन, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। ये सिर्फ मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एडेड नॉलेज है कि जिस रिसर्च को हम पढ़ने जा रहे हैं, जिस चीज को हम पढ़ने जा रहे हैं, उसका बैकग्राउंड क्या है। इवन सवाल में कहीं ये भी नहीं पूछा जाता, ना पूछा जाएगा, ना आपसे एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि आप उसे ये बताएं। एग्जामिनर ना आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, ना उसका मार्क है कोई कि इन्होंने ये रिसर्च कहाँ कहाँ कंडक्ट की। एफडब्ल्यू टेलर ने रिसर्च कहाँ कंडक्ट की ये स्टूडेंट को नहीं भी पता होगा, तब भी पेपर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब्राहम मैस्लो की रिसर्च कहाँ किस पे कंडक्ट हुई थी, आपको नहीं भी पता होगा तभी पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा। एल्टन मायो ने रिसर्च कहाँ कंडक्ट की, क्या बैकग्राउंड था, नहीं भी पता होगा, पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि रिसर्च का आउटकम क्या था, एफडब्ल्यू टेलर की रिसर्च ने बोला क्या, अब्राहम मैस्लो की रिसर्च से हमें क्या सबक मिला, एल्टन मायो की रिसर्च हमें क्या सबक देती है, आपको ये पता होना चाहिए। तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, हॉथॉर्न इफेक्ट में जो ये हॉथॉर्न इफेक्ट नाम है, ये बेसिकली इसलिए था क्योंकि एल्टन मायो ने रिसर्च कंडक्ट की हॉथॉर्न वर्क्स पे। नाउ हॉथॉर्न वर्क्स एक इलेक्ट्रिक वर्क बिजनेस, शिकागो में एक बिजनेस मौजूद था, इलेक्ट्रिक वर्क बिजनेस। बेसिकली ये फैक्ट्री थी और इलेक्ट्रिक से रिलेटेड प्रोडक्शन थी यहाँ पे। तो हॉथॉर्न वर्क्स इसका नाम था। तो रिसर्च का जो कंक्लूजन निकला या आउटकम निकला, नाम बना वो हॉथॉर्न इफेक्ट बना। अब इस रिसर्च में एल्टन मायो ने क्या किया, रिसर्च में उन्होंने वर्कर्स को अलग अलग टीम्स में डिस्ट्रीब्यूट किया। रिसर्च का पहले बैकग्राउंड और फिर का डिटेल्स और कंक्लूजन एक साथ आते, तो बैकग्राउंड तो बता दिया, अब डिटेल पर बात करते हैं। तो हॉथॉर्न इफेक्ट में बेसिकली एल्टन मायो ने वहां पे मौजूद वर्कर्स को अलग अलग टीम्स में बांट दिया। जैसे मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जांपल, अ ग्रुप ऑफ 8 10 12 people as called team A, then a group of 10 12 8 10 12 people called a group B, team B, and so on। उन्होंने हॉथॉर्न वर्क्स के तमाम वर्कर्स को डिफरेंट टीम्स में बांट दिया। अंडरस्टैंड कीजिएगा, उन्होंने पहले तो उन टीम्स का इम्पैक्ट देखा कि वो नॉर्मल वर्किंग कंडीशंस में वो टीम्स क्या प्रोडक्शन कर रही हैं, क्या आउटकम दे रही हैं, टीम्स किस तरीके से काम कर रही हैं। क्योंकि एल्टन मायो वांटेड टू सी द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन रिलेशन, सोशल फैक्टर, इसलिए उन्होंने वर्कर्स को टीम में डिस्ट्रीब्यूट किया था, टीम्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था, इंडिविजुअल वर्कर्स के ऊपर रिसर्च नहीं थी। फिर उन्होंने इस बात को अंडरस्टैंड कर जब आउटकम आना शुरू हुआ तो देखा कि भाई टीम एक ये टीम है XYZ टीम, ये टॉप पर है, इनका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा है। फिर ये वाली टीम है, इसका सेकंड परफॉर्मेंस है, ये वाली टीम है, इसका लास्ट परफॉर्मेंस है। अंडरस्टैंड करना, उन्होंने टीम्स को परफॉर्मेंस वाइज, आउटपुट वाइज रिजल्ट अलाइन करना शुरू कर दिया। फिर की उन्होंने चेंजेस, उन्होंने की चेंजेस। अब ये सर किस किस्म की चेंजेस थी, पहले तो वो चेंज थी, सबसे पहला जो चेंज था वो टीम्स में मेंबर्स की, इंटरनल मेंबर्स की रोटेशन थी कि टीम ए से 3 मेंबर्स उठा के टीम बी में इंक्लूड कर दिया और टीम बी से एक मेंबर उठा के टीम ए में डाला, टीम एफ से एक मेंबर उठा के टीम ए में डाला, टीम वाई से एक मेंबर उठा के टीम ए में डाला, टीम ए के वो 3 मेंबर्स शफल हुए, इसी तरीके से सो ऑन, तमाम टीम्स के मेंबर्स शफल हुए। उन्होंने दोबारा प्रोडक्टिविटी को, प्रोडक्शन को एनालाइज किया विद न्यू टीम्स। फिर रिसर्च का आउटकम निकला, कुछ आउटपुट आया, तो उन्होंने देखा कि वो वर्कर्स की मूवमेंट से कौन सी टीम्स ऊपर गई हैं और कौन सी टीम्स नीचे गई हैं।
उन्होंने पहले वाले रिसर्च को दूसरी वाली रिसर्च से कंक्लूड करना कंपेयर करना शुरू किया, उसे मैच करने की कोशिश की कि क्या इसके बीच कोई लिंक बन रहा है। तो रियलाइजेशन हुई कि भाई कुछ वर्कर्स हैं जो पहले जिस टीम में थे वो टीम अच्छा परफॉर्म की, वो वर्कर्स जब दूसरी टीम में गए तो वो टीम्स अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। फोकस करना इस बात को। फिर इन्होंने देखा कि कुछ टीम्स ऐसी थी कि जब वर्कर्स उनकी टीम से निकले, वो जो नए वर्कर्स आए, तो जो वर्कर्स वो पुरानी टीम में थे वो डाउन परफॉर्म कर रही थी, अब वो वर्कर्स जब नई टीम में गए तो वो टीम डाउन परफॉर्म कर रही है। तो उन्होंने उन वर्कर्स के बिहेवियर और उस पे आपस में उसका इम्पैक्ट ऑन द टीम देखना शुरू कर दिया कि यार ये जो वर्कर्स आए जिस टीमों में और जिन टीम की परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई, तो उधर क्या हुआ, और जो वर्कर्स जिन टीम में गए उसके बाद उन टीम्स की परफॉर्मेंस डाउन हुई, तो वहां क्या हुआ। अच्छा, फिर इवेंचुअली ये उनकी रिसर्च बड़ी लाजवाब रिसर्च थी, बड़ी कमाल रिसर्च थी। फिर इवेंचुअली उन्होंने उन एम्प्लॉयज को आइडेंटिफाई कर लिया, उन वर्कर्स को आइडेंटिफाई कर लिया जो जिनमें पॉजिटिव इम्पैक्ट था, जिनकी वजह से टीम्स में बड़ा पॉजिटिव रिएक्शन था, जिनके आने से टीम्स की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही थी। और उन वर्कर्स को आइडेंटिफाई किया जिनकी वजह से कुछ मुश्किलात हो रही थी, या जो जहां जा रहे थे वो टीम की परफॉर्मेंस डाउन हो रही थी। ही इवेंचुअली आइडेंटिफाइड दोज वर्कर्स। फिर क्या किया उन्होंने, जो अच्छे वर्कर्स थे, कमांडिंग वर्कर्स, जिनकी वजह से ओवरऑल एक पॉजिटिव इंपैक्ट ओवरऑल टीम पे पड़ रहा था, उन्होंने उन तमाम अच्छे वर्कर्स को भी एक ग्रुप में बना दिया। और जिन वर्कर्स की वजह से एक बुरा इंपैक्ट आ रहा था, या वो ग्रुप में परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, अच्छा सा ग्रुप नहीं बन रहा था, या वो जहां जा रहे थे और इवेंचुअली टीम्स की परफॉर्मेंस डाउन हो रही थी, उन्होंने उनका भी एक ग्रुप बना दिया, ये चेक करने के लिए कि यार ये आपस में कैसे बिहेव करेंगे। अब हमारे पास एक ए टीम मौजूद है और एक जी टीम मौजूद है। उन्होंने पहले नॉर्मल वर्किंग कंडीशंस पे देखा, तो रिजल्ट्स नॉर्मल से थे, ओकेश थे। जब नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में देखा कि हाँ भाई वो अच्छी टीम वो अच्छा काम कर रही है, और वो जो जी टीम है वो ओकेश काम कर रही है या नॉर्मल काम कर रही है, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था। अब एल्टन मायो ने यहां पर एक बड़ा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट क्रिएट किया। बोला ये देखने के लिए कि ये जो तमाम अच्छे वर्कर्स हैं जिनकी वजह से उनके इवेंचुअली ग्रुप्स की परफॉर्मेंस अच्छी हो, ये जहां जहां इन वर्कर्स को, इन इस पर्टिकुलर ग्रुप को हमने जब तोड़ा था और अलग अलग प्लेस किया था, तो इनकी वजह से उन ग्रुप्स की परफॉर्मेंस अच्छी हुई थी। इसका मतलब ये बड़े लाजवाब लोग हैं, बड़े जबरदस्त लोग हैं। अब एक काम करते हैं, इन पे थोड़ा सा हार्श कंडीशंस लेकर आते हैं, रफ कंडीशंस में लेकर आते हैं इनको। फिर देखते हैं कि क्या मोटिवेशन है और आउटकम क्या है, प्रोडक्टिविटी कैसी है, प्रोडक्शन कैसी है। तो जो ए टीम है उनको लाइटनिंग इश्यूज क्रिएट कर दिए उनकी, उनके क्या बोलेंगे, वर्क प्लेस पे। जी टीम को प्रॉपर फिजिकल वर्किंग एनवायरनमेंट दिया गया, आइडियल अमाउंट ऑफ लाइट, आइडियल रूम टेम्परेचर, आइडियल इक्विपमेंट्स एंड टूल्स टीम जी को प्रोवाइड किए गए। टीम ए जो consisted of the best employees, they were eventually been given very harsh conditions. कभी उनकी एक्स्ट्रा लाइट्स अवेलेबल करा दी गई, एक्स्ट्रा लाइट्स, इट वाज टू ब्राइट टू हैव अ क्लियर विजन।
And the other days they were given very dark conditions, very dark room, very dark lighting, के समझ भी नहीं आ रहा कि क्या है। लाइटनिंग में एक एक जगह पे मैंने ये भी पढ़ा था कि इतना सिवियर रिसर्च था ये, कि एट वन टाइम दे वर टेस्टेड विद फ्लक्चुएटिंग लाइट्स, कि जहां लाइट फ्लक्चुएट कर रही है मुस्तकिल रूम की, और उनसे काम करने को बोला गया था कि भाई यही वर्किंग स्पेस है, आपने यहाँ काम करना है। और एक तो था ब्राइट लाइट, एक डिम लाइट और एक फ्लक्चुएटिंग लाइट का एनवायरनमेंट। फिर डिफरेंट टेम्परेचर, रूम रूम के टेम्परेचर अलग अलग रखे थे। तो शिकागो, कंसिडरिंग शिकागो is a very cold city, experience a huge amount of snow and a very long winter season। तो भाई वहां पे उन्होंने जो है वो हीटर्स को भी बंद करवा के देख देख लिया, चेक कर लिया, या हीटर्स खराब करवा दिए और बोला भाई अब जाओ काम करो, चेक करते हैं। द रिजल्ट्स केम एस्टोनिशिंग, अनएक्सपेक्टेड, आउटस्टैंडिंग। जितने लोगों ने ये रिसर्च का पार्ट, रिसर्च को जितने लोगों को एल्टन मायो की इस रिसर्च के बारे में पता था, ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन में और भी बहुत सारे लोग होंगे जो एल्टन मायो की रिसर्च को देख रहे होंगे कि हाँ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ये फला रिसर्च चल रही है, ये ग्रुप्स हैं, इस तरीके से चल रही है। और ये भी बता दूं, पहले भी बता दिया था कि भाई एफ डब्ल्यू टेलर की रिसर्च जैसे 18 साल पहले चली और फिर रिसर्च 18 साल थी, उसका आउटकम और बाद 10 साल बाद आया। तो 28 साल वो अब्राहम मैस्लो की हिरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स, 13 14 15 साल की रिसर्च वो एल्टन मायो की रिसर्च भी ऑलमोस्ट तकरीबन 6 to 7 years के टाइम स्पैन पे थी। 6 to 7 years के टाइम स्पैन पे इनकी रिसर्च भी थी। ऐसा नहीं है कि ये रिसर्च एक एक दिन की होती है, ना ना ना, बिल्कुल भी नहीं। दे आर वेरी लॉन्ग टर्म रिसर्च। ऐसा नहीं है कि मुंह उठकर आ गए और रिसर्च की, और या सुबह रिसर्च स्टार्ट की, शाम में थ्योरी कंक्लूड कर दी। नहीं भाई, 6 6 7 7 8 8 10 10 12 12 साल की रिसर्च है। तो एल्टन मायो के साथ जितने लोग ये रिसर्च में मौजूद थे, दे डिडंट एक्सपेक्टेड द आउटकम, कि ये आउटकम आएगा। एंड द आउटकम वाज कि दोज वर्कर्स having good relations with each other, having the the need for social factors, those workers which actually desire social factors at workplace, which those workers who wanted to be seen and who wanted to be observed, who wanted to be an important part of organization, they outperformed everything. They outperformed every situation. वो वर्कर्स जिनका टीम वर्किंग बड़ी अच्छी थी, जिनका जो जो टीम प्लेयर्स थे एक्चुअली, जो आपस में एक दूसरे को इज्जत भी दे रहे थे, और जो इज्जत करा भी रहे थे और इज्जत करना भी चाहते थे और इज्जत मांग भी रहे थे, और एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट वाली बात थी। एंड द वर्कर्स विद वेरी स्ट्रॉन्ग टीम कोलैबोरेशन, दे simply outclass every given factor। उन्होंने तमाम टीम्स को प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन में, आउटपुट में पीछे छोड़ दिया। एंड दिस वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड गिवन द कंडीशंस, फिजिकल कंडीशन ऑफ द वर्क प्लेस, चाहे वो टेम्परेचर रिलेटेड हो, चाहे वो लाइट रिलेटेड हो। दोज टीम्स आउट परफॉर्म एवरीवन, those with the social factors, desirability of social factors। तो एल्टन मायो ने हॉथॉर्न इफेक्ट जो क्रिएट किया, नाम जो बताया कि वर्कर्स की
एक सोशल नीड है, हॉथॉर्न इफेक्ट resulted in concluding workers have social needs even at workplace, recognizing and respecting and valuing those needs will result in positive response. तो सर कंक्लूजन ये था एल्टन मायो की पूरी रिसर्च का कि अगर आप वर्क प्लेस पे वर्कर्स को इनकी सोशल नीड्स अवेलेबल कराओ और सोशल नीड्स रिकग्नाइज करो, उन्हें रिस्पेक्ट दो, उन सोशल नीड्स को एक्सेप्ट करो, उन्हें अवेलेबल कराओ, उनको वैल्यू करो उन सोशल नीड्स को, तो वर्कर्स फिर बहुत सारी कंडीशंस को इग्नोर कर देते हैं और उनकी पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। सोशल नीड्स के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है टीम वर्क। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है टीम वर्क कि आप वर्कर्स को टीम में बांटो। यू डिवाइड वर्कर्स इन टीम्स, यू मेक टीम्स। उन टीम्स में वर्कर्स का आपस में एक दूसरे से रिलेशन अच्छा बनाए, बॉन्ड अच्छा बनाए। तभी तो आप देखें ना, आज हमारे पास दुनिया भर में हमें टीम वर्किंग कितनी कॉमन नजर आती है। फाइनेंस टीम, एचआर टीम, सेल्स टीम, रिसर्च टीम, हाँ, प्रोक्योरमेंट टीम, सप्लाई चेन टीम। कोई भी इंडिविजुअल की बात ही नहीं कर रहा, कोई इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा। तो इसका मतलब एल्टन मायो की रिसर्च ने दुनिया भर में बड़ी चेंजेस की। आगे अभी रिसर्च पूरी और भी कंडक्ट डिटेल में पढ़ेंगे इसकी। तो सर बैकग्राउंड आपको पहले ही बता चुका था, ये बैकग्राउंड आपके सामने लिखा हुआ है कि एल्टन मायो ने हॉथॉर्न इफेक्ट में जो रिसर्च कंडक्ट की थी वो हॉथॉर्न वर्क्स पे की थी, एक वेस्टर्न इलेक्ट्रिक फैक्ट्री शिकागो में। अच्छा, ये रिसर्च कंडक्ट की थी लेट 20s एंड अर्ली 30s में। और इन्होंने कंडक्ट की इन्वेस्टिगेशन हाउ फिजिकल वर्किंग कंडीशंस लाइक लाइटिंग, रेस्ट ब्रेक्स एंड वर्क आवर्स अफेक्टेड वर्कर प्रोडक्टिविटी, की किस तरीके से इन तमाम फैक्टर्स का वर्कर की प्रोडक्टिविटी के ऊपर कैसा असरअंदाज होते हैं। हाउ डू दे अफेक्ट द वर्कर्स आउटकम, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी। मतलब वर्किंग कंडीशंस तो फिजिकल कंडीशंस तो हो गई, रेस्ट ब्रेक्स पे भी उन्होंने काम किया था कि वर्कर्स को, जी टीम को इस तरीके का रेस्ट ब्रेक ऑफर करो, ए टीम को इस तरीके का रेस्ट ब्रेक ऑफर करो, उनके वर्किंग आवर्स को इस तरीके से बनाओ, इनके वर्किंग आवर्स को इस तरीके से बनाओ। once again the team having most desired employees, best employees, were eventually given the very harsh conditions, and the team with the low category of employees, with low perform workers, the team, they were given the perfect conditions. But eventually the with even with the perfect conditions, they were outclassed by the team that they were given harsh conditions, but they were very strong, uh, socially collaborated team. The employees, they had feelings for one another, they had respect for one another, they had trust for one another, और उसकी वजह से वो तमाम कंडीशंस को आउटस्टैंड कर गए। तो बैकग्राउंड पे डिटेल्स ये थी, अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, देखिएगा व्हाट वर द डिटेल्स ऑफ एल्टन मायो का हॉथॉर्न इफेक्ट।
researchers found something unexpected. Regardless of whether conditions were improved or worsened, worker productivity still increased. Mayo concluded that the rise in productivity was not due to the physical changes. इस बात को अंडरस्टैंड करें. एल्टन मायो ने तमाम रिसर्च के बाद ये कंक्लूड किया कि भाई फिजिकल चेंजेस की वजह से इनकी प्रोडक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. आप फिजिकल वर्किंग कंडीशन कुछ भी कर दो, टेम्परेचर कुछ भी कर दो, लाइटिंग एंड हीटिंग कुछ भी कर दो, इनकी प्रोडक्टिविटी पे फर्क नहीं पड़ रहा. बल्कि जो प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है वो इसलिए बढ़ रही है कि वर्कर्स फेल्ट ऑब्जर्व्ड एंड वैल्यूड विच बूस्टेड मोटिवेशन. एल्टन मायो ने इवेंचुअली ये रियलाइज किया कि जिन वर्कर्स में सोशल इंटरेक्शन है और सोशल नीड्स हैं, वो चाहते हैं कि हम वर्क प्लेस पर सबकी आंखों में नजर आए और हमारे ऊपर जो सुपरवाइजर मौजूद है वो हमें देखे, हमारे काम को देखे, अंडरस्टैंड करे. अच्छा, हमजा, कियान, मरियम, शायान, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं. आप लोग एक ऐसी वर्क प्लेस पे गए जहां पे आपका कोई सुपरवाइजर नहीं है. There is no one to look after you, to supervise you. आपको आपके काम को कोई जज करने वाला नहीं है. आप ये बताओ, ये अच्छी न्यूज है या बुरी न्यूज है? इज इट अ पॉजिटिव फैक्टर फॉर यू और अ नेगेटिव फैक्टर फॉर यू? बड़ा सिंपल सा सवाल है, बहुत सिंपल सा सवाल है. आप एक ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहां पर आपको कोई जज करने वाला नहीं है, कोई सुपरवाइज करने वाला नहीं है, कोई मॉनिटर करने वाला नहीं है. क्या लगता है, इज इट अ पॉजिटिव फैक्टर फॉर यू और अ नेगेटिव फैक्टर? अरे नहीं, झूठ नहीं बोलो यार, झूठ नहीं बोलो. चारों ने लिखा है नेगेटिव फैक्टर. नहीं नहीं यार, झूठ नहीं बोलो यार, ये तो बड़ी खुशी की बात है. मेरा तो कोई सुपरवाइजर ही नहीं है. जान छूटी, कोई पिच पिच नहीं होगी, कोई सवाल जवाब नहीं होगा, कोई रोक टोक नहीं होगी, लिबर्टी होगी काम करने की. इजंट इट राइट? इजंट इट राइट? अंडरस्टैंड कीजिएगा, एल्टन मायो ने इस बात को अंडरस्टैंड किया कि वो वर्कर्स, हाँ, नहीं नहीं, चलो देखो, मरियम को ये, सर हाउ विल वी नो वेयर टू इम्प्रूव एंड ऑल. मरियम ये तो छोड़ दो, जो अच्छा काम कर रहा होगा, जो अच्छा काम करना चाह रहा होगा, वो वर्कर जो पॉजिटिविटी से काम करते हैं वो नीचे रह जाएंगे. वो उनकी इवेंचुअली प्रोडक्शन खत्म हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी. क्योंकि वो कहेंगे यार हम कुछ भी बनाएं, अच्छा बनाएं, बुरा बनाएं, जब कोई जज करने वाला नहीं है, कोई रिव्यू करने वाला नहीं है, कोई क्रॉस चेक करने वाला नहीं है, तो कोई प्रमोशन भी नहीं होगा. दैट इज सो ट्रू. दैट इज सो ट्रू. बहुत सारे स्टूडेंट्स देखो, स्टूडेंट लाइफ पर है ना, क्योंकि आपका वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता, यू डोंट हैव दैट वर्क एक्सपीरियंस, तो आप स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से चीजों को देख रहे होते हो. आप स्टूडेंट के चीजों के से परसेप्शन स्टूडेंट के परसेप्शन से चीजों को देख रहे होते हो. व्यू पॉइंट आपका स्टूडेंट का होता है, कॉर्पोरेट का नहीं होता, जॉब का नहीं होता. तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि यार, देयर शुड बी समवन हु लुक आफ्टर माय वर्क, हु सुपरवाइजेस मी, ताकि मेरे बारे में अच्छा ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छे आउटकम तो हो जाए. जो सीनियर मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट है, उनको कैसे पता चलेगा कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं या नहीं कर रहा? तो मेरे अच्छे काम को कोई देखेगा तो वो आगे तक रिपोर्ट जाएगी ना. ये अल्टन मायो ने रियलाइज किया कि भाई, जो ए टीम है वो चाहती थी कि कोई तो हो उनके काम को सुपरवाइज करे, देखे, तो हम अच्छा काम करेंगे. दे एंजॉयड मोर अटेंशन, इंटरेक्शन एंड रिकग्निशन फ्रॉम मैनेजर्स एंड रिसर्चर्स.
वो जो ए टीम थी उन्होंने एंजॉय करना शुरू कर दिया कि यार हमें तो ज्यादा टेंशन मिल रही है। अब आप इस बात को अंडरस्टैंड करना, जो अच्छी टीम है, जो कोलैबोरेटिव हैं, जो जो जिनका इम्पैक्ट बड़ा अच्छा रहा ऑर्गेनाइजेशन में, उनको हार्श कंडीशंस दी जा रही हैं। और जो जी टीम है उनको बिल्कुल फेयर कंडीशंस दी जा रही हैं, बल्कि परफेक्ट कंडीशंस दी जा रही हैं, परफेक्ट वर्किंग कंडीशंस। इस बात को अंडरस्टैंड करना। एक तरह हो सकता है दिल में ये बात आ जाए कि यार ये क्या बात हुई, वर्क वर्किंग ग्राउंड तो कम से कम फेयर दो। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, तो बहुत अच्छा है। जी टीम को एक दफा फेयर वर्किंग कंडीशंस, आइडियल वर्किंग कंडीशंस देके छोड़ दिया गया। ये देखो, हमें तो हर हफ्ते, हर 10 दिन में हमारे ऊपर चेंजेस कर रहे हैं, हमारे साथ खेल रहे हैं, तो इनको तो मजा आने लग गया। बिकॉज दे हैड दैट सोशल नीड्स। इनके माइंड में, इनकी डिजायर में थी, सोशल नीड्स एग्जिस्ट करती थी। इन्हें ये चाहिए थी, ये अटेंशन, ये इंटरेक्शन चाहिए था इन्हें मैनेजर की तरफ से। इम्प्रूव्ड ग्रुप डायनेमिक्स एंड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, इंक्रीज कोऑपरेशन एंड एफर्ट। तो ग्रुप के डायनेमिक्स जब अच्छे होने शुरू हुए, जस्ट इमेजिन, वो पहले दो वर्कर्स अच्छी दो अच्छे वर्कर्स एक टीम में थे, एक अच्छा वर्कर एक टीम में था, एक अच्छा वर्कर एक और टीम में था, तीन अच्छे वर्कर एक और टीम में थे। लेकिन जब सब ये मिलकर एक हो गए, इनका ग्रुप क्या धमाल ग्रुप होगा, क्या लाजवाब टीम होगी इनकी। विद वेरी स्ट्रॉन्ग सोशल नीड्स, they would have absolutely killed every given task and challenge। वही वाली फीलिंग थी इनकी। This observation was labeled the Hawthorne effect, when individuals alter their behavior simply because they know they are being watched or studied। तो उन्होंने देखा कि भाई वर्कर्स को जब ये वाली बात समझ आई, या वर्कर्स को ये पता है कि वो देखे जा रहे हैं, उन पे रिसर्च हो रही है, या उन्हें वैल्यू मिल रही है, उनके ऊपर कोई मॉनिटर कर रहा है, कोई ऑब्जर्व कर रहा है, और उन वर्कर्स में सोशल नीड्स मौजूद है, तो उनकी पॉजिटिविटी आ गई, उनकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई, उनकी प्रोडक्टिविटी में निखार आ गया, उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गई। तो एल्टन मायो की रिसर्च का जो बेसिक कंक्लूजन है, एल्टन मायो की रिसर्च का, वो ये, it showed that human and social factors such as attention, morale, teamwork, and feeling important have a significant impact on productivity. It shifted management thinking from purely scientific or mechanical approaches to a more human relations perspective, highlighting the importance of employee well being, communication, and motivation in the workplace. Thanks to Elton Mayo, वर्कर्स को इज्जत मिलना शुरू हो। दिस इज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक्स टू एल्टन मायो। ये एल्टन मायो का बड़ा काम था, वरना टेलर ने तो मुझे और आपको मशीन और रोबोट बना दिया था। टेलर ने मुझे और आपको मशीन और रोबोट इवेंचुअली बना दिया था। और टेलर ने कहा था भाई वर्कर्स तो मशीन है, काम कराओ इनसे, पागलों की तरह, मशीनों की तरह काम कराओ। ये एल्टन मायो ने आके हम वर्कर्स के ऊपर काम किया, और साइंटिफिक और मैकेनिकल अप्रोच से हट के, और क्रेडिट इस बात पे जाता है कि ही वॉज प्योरली अ टेलरिज्म फॉलोअर। मतलब ठीक ठाक फैन था ये बंदा टेलरिज्म का, एफ डब्ल्यू टेलर का। और उसके बाद उसने ह्यूमन रिलेशन पे काम करना शुरू किया कि यार वर्कर्स पैसों के अलावा भी तो कुछ चीजें देखते होंगे काम की जगहों पे। तो पता चला कि भाई वर्कर्स इज्जत भी मांग रहे हैं, और इम्पोर्टेंस भी मांग रहे हैं, और अटेंशन भी मांग रहे हैं। और अगर आप इनको अटेंशन प्रोवाइड करो, इज्जत प्रोवाइड करो, रिकग्निशन प्रोवाइड करो, तो ये बहुत अच्छा काम करके देंगे आपको।
तो उसकी रिसर्च का, एल्टन मायो की रिसर्च का पूरी दुनिया में इंपैक्ट क्या निकला, इम्प्लीकेशन नोट कीजिएगा। व्हाट वाज द इम्प्लीकेशन? जैसे एल्टन मायो, जैसे एफ डब्ल्यू टेलर की थ्योरी की इम्प्लीकेशन ये थी कि उस जमाने की तमाम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस ने, तमाम प्रोडक्शन फर्म्स ने टेलरिज्म अडॉप्ट कर लिया था, साइंटिफिक मैनेजमेंट पे काम करना शुरू कर दिया था। अब्राहम मैस्लो की जब हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स आई, तो ऑर्गेनाइजेशन ने इस बात को अंडरस्टैंड किया कि भाई दो क्लासेस है वर्कर्स की, दो क्लासेस है वर्कर्स की। आप सबको पैसे से मोटिवेट नहीं कर सकते। एफडब्ल्यू टेलर वो वो सिर्फ वर्किंग लेबर क्लास पे जाएगा। अब्राहम मैस्लो की हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स, वो भी सब पे अप्लाई नहीं होगा, वो सिर्फ सीनियर मैनेजमेंट लेवल पर आएगा। एल्टन मायो की इंप्लीकेशन क्या थी? मैनेजर्स gradually became more aware of the importance of meeting the social needs of individuals at work. काम की जगह पे जो वर्कर्स थे, उनकी सोशल नीड्स को मैनेजर्स ने अंडरस्टैंड करना शुरू किया, उनको इज्जत देना शुरू की। द एक्सेप्टेंस ऑफ मायो's व्यू led to a number of development in businesses during the 40s and 50s, many of which remain today। तो आपको आपको ये याद होगा, आपको ये बात क्लैरिटी के साथ रिकैप करा दूं कि हमने जब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात की, एचआरएम की, हमने इससे पहले एचआर का चैप्टर जो पढ़ा, हमने इससे पहले एचआर का जो चैप्टर पढ़ा था, इफ यू कैन रिकैप, मैं आपके सामने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का चैप्टर लेकर आ रहा हूं। तो अगर आप उस क्लास को रिकॉल कर सको, इस क्लास को रिकैप कर सको, तो मैंने ये बताया था कि बच्चों ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एचआरएम, ये मुश्किल से 40 50 60 65 70 साल पुराना कॉन्सेप्ट है। और इससे पहले वर्कर्स को इज्जत नहीं दी जाती थी। और उस वक्त वीडियो में बताया था, उस वक्त लेक्चर में बताया था कि थैंक्स टू एफ डब्ल्यू टेलर, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो देखें, अब आपको ये सारा कनेक्ट हो रहा है अब आपके सामने कि एल्टन मायो ने जो रिसर्च कंडक्ट की, तो 40s और 50s में मैनेजर्स ने एल्टन मायो की रिसर्च को अंडरस्टैंड करके उसे अप्लाई करना शुरू किया कि हाँ भाई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और वर्क प्लेस पे वर्कर्स की सोशल नीड्स को इंपॉर्टेंस दो, उसे पूरी करो। तो उससे हुआ ये कि पर्सनल डिपार्टमेंट्स, भाई पर्सनल डिपार्टमेंट का मतलब ही है एच आर, एच आर, पर्सनल, वर्कर्स, पर्सनल, इंप्लॉइज। तो इंप्लॉइज डिपार्टमेंट, वर्कर्स डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट्स। HR departments were established to ensure that employees' social needs were met at work wherever possible। तो इसके बाद जाके एचआर डिपार्टमेंट एग्जिस्टेंस आई सामने, है ना। इससे पहले एचआर डिपार्टमेंट, ओहो, टेलर के टाइम तो कोई एचआर तो भूल ही जाओ, ह्यूमन रिसोर्स ह्यूमन नहीं था, वो मशीन था। ये तो एल्टन मायो ने आके वर्कर्स को इज्जत दिलवाई, उनकी सोशल नीड्स पे काम किया, और कहा कि भाई ये इंसान है, इनके अंदर इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, इन्हें अटेंशन चाहिए, केयर बीइंग चाहिए, वेल बीइंग चाहिए। Employees were provided with a range of sporting and social facilities to foster the development of informal groups among employees। वर्कर्स को फिर रेंज ऑफ फैसिलिटीज प्रोवाइड करना शुरू की, ताकि इनकी फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग पे को इंश्योर किया जा सके। आज आप देखें ना, जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स हैं, कॉरपोरेट्स हैं, आप आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूं कि बहुत सारी मल्टीनेशनल्स, मतलब
आज आज से मुराद टेक्निकली पिछले 15 20 25 सालों में, लास्ट 15 20 25 ईयर्स में जितनी मल्टानेशनल्स ने या जितनी अच्छी कॉरपोरेशंस ने, बड़ी कॉरपोरेशंस ने जब अपना वर्किंग प्लेस डिजाइन किया, वर्क प्लेस डिजाइन किया, तो सिर्फ उसमें काम की जगह नहीं थी। मतलब द वर्क प्लेस डिड नॉट ओनली कंसिस्टेड ऑफ ओनली वर्क प्लेस, it had many other supporting facilities as well. मैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को कराची में जानता हूं सर, जिनकी वर्क प्लेस पे प्रॉपर जिम्नेजियम, गेमिंग जोन्स, मिनी सिनेमा, थिएटर, जिसको मिनी सिनेमा या थिएटर बोलो, होम थिएटर, स्पा एंड मसाज रूम सेंटर्स, प्रॉपर वर्किंग प्लेस पे ये प्रॉपर फैसिलिटीज अवेलेबल है। आज आप एथलेटिक्स में देख लो ना, एथलीट्स को स्पोर्ट्स में देख लो सर, स्पोर्ट्स है लेकिन उसको दुनिया भर की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को जानता हूं, क्योंकि वो पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, उनका उनका जो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पुराना है। द बिल्डिंग इज ओल्ड फैशन विद अ मॉडर्न आर्किटेक्ट इंटीरियर, लेकिन उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं बन पा रही थी कि वो अपने वर्कर्स के लिए काम की जगहों पे ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सके। वो बड़ा पॉश एरिया है, तो उन्होंने अपने तमाम वर्कर्स को जो है वो कराची क्लब और कराची जिमखाना की मेंबरशिप दिला के दी हुई है। इंजॉय करें सर। आप मुझे बताएं ना, वो फैसिलिटी जब मिल जाएगी वर्कर्स को। सर डीएचए स्पोर्ट, डीएचए गोल्फ क्लब है हमारे पास, एयरमैन गोल्फ क्लब है, तो अलग अलग क्लब्स है, मेंबरशिप उसकी प्रोवाइड करा दी जाती है कि आप सुकून करें, चिल करें। आपको वर्क प्लेस से हटके अपने वेलबींग के लिए आपको ये हम फैसिलिटी प्रोवाइड करके दे रहे हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने एक पर्टिकुलर फ्रेंचाइज ऑफ जिम से, या जिम एक पर्टिकुलर चेन ऑफ जिम से जो है अपने वर्कर्स का पूरा पूरे साल का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि भाई ये हमारे वर्कर्स हैं, हमसे आप इतने वर्कर्स, 100 मेंबर्स का पैकेज हमसे लमसम करवा लो, और ये वर्कर्स हैं, आप हम हमारा कार्ड होगा, आपका कार्ड होगा, ये फैसिलिटी अवेल करेंगे। तो आप अंडरस्टैंड करें ना, ये उन्होंने वर्क प्लेस पे जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करके दी। तो अगर आपको फ्यूचर में कभी ऐसी अच्छी जगह काम करने का इंशाल्लाह मौका मिले, इंशाल्लाह बोल दीजिएगा, अगर आपको कभी वर्क प्लेस में फ्यूचर में ऐसी जगह, ऐसी अच्छी जगह काम करने का मौका मिले, या फिर आप कभी अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाओ और अच्छे लेवल की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाओ इंशाल्लाह, तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप अपने वर्क फोर्स को ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल कराएं। यू गिव देम द फैसिलिटीज, यू फुलफिल देयर सोशल नीड्स। और थैंक्स, डोंट फॉरगेट एल्टन माय ओवर देयर, कि ही एक्चुअली started the chain of the well-being of workers at workplace। वरना आज आप, मैं और आप गधा मजदूर होते, बच्चा गधा मजदूर, ठीक है ना। वर्कर वर्क्स, आउटिंग्स एंड ट्रिप्स became a familiar part of an employee's year। यार ये देखो ना, ये कितना कॉमन है, ये बहुत कॉमन है। अच्छी ऑर्गेनाइजेशन अपने वर्कर्स को ट्रिप्स पे लेके जाती हैं। मेरे इकरा यूनिवर्सिटी के बैचमेट्स, ठीक ठाक बैचमेट्स जो हैं, वो टीसीएस, डीएचएल, लेपर्ड और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, और अच्छे लेवल पे भी पार्ट है, ठीक है ना। तो एवरी नाउ एंड देन मैं टीसीएस और डीएचएल एम्प्लॉयज के स्टेटसेस देख रहा होता हूँ, और क्योंकि वो 8 10 हैं, तो एक ही साथ स्टेटस लगे हुए होते हैं, तो पता चलता है कि ये प्राइवेट ट्रिप नहीं है, बल्कि ये ऑर्गेनाइजेशन का ट्रिप है। अभी इस साल समर वेकेशंस पे डीएचएल वाले जो है वो अपने एम्प्लॉयज को नॉर्दर्न एरिया के ट्रिप पे लेके गए हुए थे। लास्ट ईयर
विंटर ट्रिप जो था वो शायद कोलालंपुर और थाईलैंड का था, और अभी ये 2 हफ्ते पहले इनका पूरा एनुअल डे था खोज रिजॉर्ट्स पे, वन ऑफ द एलीट रिजॉर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, जहाँ पे एक रूम का स्टे ही जो है वो 1 लाख रुपए का है। तो आप अंडरस्टैंड करो, उन्होंने पूरा खोज रिजॉर्ट बुक कराया हुआ था अपने एम्प्लॉयज के लिए। तो सर ये फैसिलिटीज, ये आउटिंग्स, इसमें मार्क्स एंड स्पेंसर बड़ा एक उसने बेंचमार्क सेट किया हुआ है। आ, वो तो एवरी फोर्टनाइट अपने एम्प्लॉयज को कहीं ना कहीं ट्रिप करा ही देते हैं। मार्क्स एंड स्पेंसर एवरी फोर्टनाइट उनका कोई ना कोई ट्रिप होता ही है अपने वर्कर्स को ले जाने के लिए, कि मिड ब्रेक है, ये हमारा मिड ब्रेक है, और आज हम जा रहे हैं, बस ये रेडी है, हम जा रहे हैं, वी आर फ्लाइंग। ये ऐसी वर्क प्लेस हो तो मजा आ जाए। हाँ, मैनेजर्स, फिर वही वही वाली बात होगी ना, अगर ऐसी वर्क प्लेस हो तो मैं घर ही क्यों जाऊं। माँ मैं 24 घंटे यही रहेगा, माँ मैं बैग पैक करके 24 घंटे के लिए यहाँ आ गया है। हाँ, एसएल वर्ल्ड में रहूंगा मैं, घर नहीं 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 जाऊंगा मैं। तो मेरे लिए एसएल वर्ल्ड अगर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जाए तो क्या ही बात है भाई, राइट। मैनेजर्स गेव मोर अटेंशन टू टीम्स एंड टीम वर्क। इस मैनेजर्स ने वर्कर्स के ऊपर, उनकी टीम के ऊपर और टीम वर्किंग के ऊपर ज्यादा अटेंशन देना शुरू कर दी। ये एल्टन मायो की पूरी रिसर्च थी। मुझे बताएं, इज दिस क्लियर? यस प्लीज, यस प्लीज। समझ आ गई? कोई सवाल एज ऑफ राइट नाउ? कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई सवाल नहीं, होना भी नहीं चाहिए। 1 घंटे में इतनी डिटेल में एक पूरी थ्योरी समझाइए। चलते हैं आगे, हमारी थ्योरी नंबर 4 और आज की क्लास की आखिरी थ्योरी, हर्जबर्ग्स एंड टू फैक्टर्स थ्योरी। जल्दी से पहले इनकी थ्योरी का बैकग्राउंड बताता हूं और फिर इनकी थ्योरी की समरी बताता हूं। बड़ी जबरदस्त कमाल, वन ऑफ माय फेवरेट, मुझे ये बड़ी पसंद है। ये थ्योरी मुझे बड़ी पर्सनली पसंद है, और काफी हद तक ये थ्योरी जो है वो आपको थ्री इडियट्स में भी ये थ्योरी बहुत हद तक नजर आती है। आमिर खान की जो वर्किंग थी या जो भी वो परसेप्शन था, उसका हर्जबर्ग की टू फैक्टर्स थ्योरी से बड़ा गहरा रिलेशन है। तो अब हर्जबर्ग की थ्योरी का बैकग्राउंड ये था कि हर्जबर्ग कंडक्टेड a research on 200 accountants and engineers. Once again, white collar, white collar. अब्राहम मैस्लो ने रिसर्च कंडक्ट की थी बैंकर्स के ऊपर, इन्होंने हर्जबर्ग ने रिसर्च कंडक्ट की अकाउंटेंट्स और इंजीनियर्स के ऊपर, 200 अकाउंटेंट्स और इंजीनियर्स ने मिलाकर। ही कंक्लूडेड, सिंपल कंक्लूजन पहले दूंगा ताकि रिसर्च का कंक्लूजन समझ आ जाए। अकाउंटेंट्स और इंजीनियर्स पे रिसर्च नॉर्मल ही थी, हर तरीके से उन्होंने अकाउंटेंट्स और इंजीनियर्स की वर्क लाइफ को चेक किया, मॉनिटर किया, ऑब्जर्व किया, उनकी उनके आउटकम को उनकी उनकी वर्किंग कंडीशन से रिलेट करने की कोशिश की, और इन्होंने भी तकरीबन रिसर्च कंक्लूड की। तो कंक्लूजन क्या था? ही कंक्लूडेड दैट ही concluded that, या बल्कि ऐसे यहां से लिखता हूं, he concluded that there are two sets of factors that affects motivation. हर्जबर्ग्स ने टू फैक्टर्स लिखा ना, टू फैक्टर्स। तो हर्जबर्ग्स ने कंक्लूड किया कि भाई दो सेट्स ऑफ फैक्टर्स हैं, दो फैक्टर्स नहीं है, टू सेट्स ऑफ फैक्टर्स हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उनके दो सेट्स हैं, सेट 1
इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सेट टू, इसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सो ही कंक्लूडेड दैट देयर आर टू सेट्स ऑफ फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स मोटिवेशन। इन्होंने पहले सेट ऑफ फैक्टर्स को पहले सेट ऑफ फैक्टर्स को नाम दिया मोटिवेटर्स। क्या नाम दिया? मोटिवेटर्स। और इन्होंने दूसरे सेट ऑफ फैक्टर्स का नाम दिया हाइजीन। पहले सेट ऑफ फैक्टर्स का नाम दिया मोटिवेटर्स, दूसरे सेट ऑफ फैक्टर्स का नाम दिया हाइजीन। अब सर, मोटिवेटर्स क्या और हाइजीन क्या, अंडरस्टैंड कीजिएगा। ही कंक्लूडेड, या फिर ये कहूंगा दोस फैक्टर्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड, दोस फैक्टर्स which actually resulted in positive satisfaction. Hygiene, those factors which actually does not resulted in positive satisfaction. अब हर्सबर्ग ने कहा एक सेट ऑफ फैक्टर्स वो हैं जिनकी वजह से वाकई पॉजिटिव सेटिस्फैक्शन होती है, और कहा दूसरे सेट ऑफ फैक्टर्स वो हैं जिनकी वजह से कोई पॉजिटिव सेटिस्फैक्शन नहीं होती। अब यहां पर है ना, स्टूडेंट्स को एक बड़ी क्लैरिटी चाहिए होती है। हर्सबर्ग्स की टू फैक्टर्स थ्योरी के लिए स्टूडेंट्स को यहां पर एक बड़ी क्लैरिटी चाहिए होती है। वो क्लैरिटी मैं आपको यहां पे लिख के दे रहा हूं, फोकस कीजिएगा, अटेंशन दीजिएगा। वो क्लैरिटी मैं आप लोगों को यहां पे लिख के दे रहा हूं, और आप लोगों को रोमन, क्या रोमन इंग्लिश बोलते हैं उर्दू बोलते हैं मुझे नहीं पता, रोमन इंग्लिश में या रोमन उर्दू में जो भी है, नहीं रोमन उर्दू नहीं होगी, रोमन इंग्लिश में आपको मैं यहां पे कंक्लूजन बता रहा हूं। हर्सबर्ग की टू फैक्टर्स थ्योरी का कंक्लूजन ये था। हर्सबर्ग ने फरमाया, हर्सबर्ग ने कहा, हर्सबर्ग की रिसर्च ने कंक्लूड किया, मोटिवेटर्स मोटिवेटर्स वो फैक्टर्स हैं जिनके होने से वर्कर्स को पॉजिटिव सेटिस्फैक्शन, मतलब मोटिवेशन मिलेगी। और इनके इनके ना होने से डिससेटिस्फैक्शन डिससेटिस्फैक्शन मतलब डीमोटिवेशन मिलेगी। अब इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा। हर्सबर्ग ने अपनी रिसर्च में कंक्लूड किया कि मोटिवेटर्स वो फैक्टर्स हैं जिनके होने से वर्कर्स को पॉजिटिव सेटिस्फैक्शन मिले। मतलब अगर ये फैक्टर्स वर्कर्स को उसकी काम की जगह पर अवेलेबल करा दिए जाएं, ये फैक्टर्स
ये फैक्टर्स वर्कर्स को उनकी काम की जगह पर अवेलेबल करा दिए जाएं तो दे विल फील मोटिवेटेड। और ये हर्सबर्ग ने नींद में से उठ के नहीं कहा, 200 अकाउंटेंट्स और इंजीनियर्स के ऊपर रिसर्च करने के बाद कंक्लूड किया। और ये भी कहा कि अगर ये फैक्टर्स किसी वर्कर को अवेलेबल नहीं है, इनके ना होने से वर्कर को अगर ये फील हो कि ये फैक्टर्स उसकी काम की जगह पर अवेलेबल नहीं है, तो उसकी डिमोटिवेशन होगी, डिससैटिस्फैक्शन। सवाल आता है, सर कौन से फैक्टर्स? सवाल आता है कौन से फैक्टर्स? तो हर्सबर्ग ने कहा मोटिवेटर में सबसे पहला फैक्टर है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, एक सवाल है, आप बच्चों से एक सवाल है, जवाब दीजिएगा इसका। बहुत सिंपल सा सवाल है। अगर आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी डाल दी जाए, आपकी मोटिवेशन हाई होगी या लो होगी? आपकी मोटिवेशन बढ़ेगी या कम होगी? आपके ऊपर, आपके ऊपर मरियम, आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी डाल दी जाए, शायान आपके ऊपर किसी किस्म की जिम्मेदारी डाल दी जाए, हाँ भाई कियान अगर आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी डाल दी जाए, हमजा अगर घर वाले कोई जिम्मेदारी डाल दें, मोटिवेशन कैसी होगी? हाई होगी, लो होगी? नहीं यार, झूठ बोल रहे हो यार, अरे झूठ बोल रहे हो। अम्मी अभी दही मंगाए, जाओगे भी नहीं लेने के लिए? मतलब कि ये कोई जिम्मेदारी हुई? दही लेना कोई जिम्मेदारी है? हाँ, ये कैसी जिम्मेदारी है? मैं दही नहीं लेकर आ रहा। ये झूठ बोल रहा है यार। क्या? अच्छा एक बात बताओ, हमजा अगर घर पे कोई इवेंट है और अब्बू बोले कि इवेंट की जिम्मेदारी तुम्हारी है बेटा, सब कुछ तुम मैनेज करोगे, और जुनेद कुछ मैनेज नहीं करेगा, अब बताओ, अब बताओ, अब बताओ कैसा लग रहा है? कैसी फीलिंग है? अच्छा अच्छा लग रहा है या सौतेला सौतेला सा लग रहा है? बोलो भाई। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था ना हाई होगी। बताओ। अंडरस्टैंड कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। बहुत दफा आप लोग स्टूडेंट लाइफ पे बैठे हुए हो तो आप इस बात को, शायद इस बात को अंडरस्टैंड ना कर सको। आप बोलो यार सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई, ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? मैं ही सारा काम करूं? अंडरस्टैंड करना इस बात को, इस बात को अंडरस्टैंड करना। हमजा, कियान, मरियम, शायान, आपको पता है अगर वर्क प्लेस पर आपको कोई जिम्मेदारी नहीं दे रहा, चलो आपको एक एग्जाम्पल आपके सामने, एक एग्जाम्पल देता हूं, आपके सामने एक एग्जाम्पल देता हूं। हमजा, कियान, मरियम, शायान, आपको एक जॉब मिल गई, सपोज करो आप लोगों को एक जॉब मिल गई, और जॉब एक बड़ी मल्टानेशनल है। मल्टानेशनल नहीं बोलो, सेठिया बोलो, बिजनेस, एक बड़ा बिजनेस है, एक बड़ा बिजनेस है, आप लोगों को वहां जॉब मिली है। डेजिग्नेशन आपकी जो है वो असिस्टेंट टू वाइस प्रेसिडेंट की है। यू आर असिस्टेंट टू वाइस प्रेसिडेंट। आपकी सैलरी है महीने की 2 लाख रुपए विद बेनिफिट्स। कंपनी की तरफ से 2-3 गाड़ियां हैं, एक कंपनी की तरफ से हाउस है, कंपनी की तरफ से गाड़ियों का पेट्रोल भी है, और आपके 1-2 ट्रिप्स भी हैं। और आपसे वाइस प्रेसिडेंट ने बहुत क्लियरली कह दिया, यू आर असिस्टेंट टू द वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट ने आपसे बहुत क्लियरली कह दिया, खबरदार जो मुझे असिस्ट करने की कोशिश की, मेरे कैबिन से इसका कैबिन 100 किलोमीटर के फासले पे बना दो, बहुत दूर बना दो भाई, वहीं बैठना। और वाइस प्रेसिडेंट ने ये भी कमांड दे दी है, सबको ऑर्डर दे दिया कि भाई इसके केबिन में गेमिंग कंसोल्स और मूवीज और नेटफ्लिक्स सब कुछ डाल दो, ये आए वहां बैठे एंजॉय करे जाए। खबरदार जो कंपनी में स्टेप अप किया तुमने, तुम्हें तुम्हारी सैलरी हर महीने अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगी, तुम्हारी गाड़ियां नीचे खड़ी हुई हैं, शॉफर्स ड्राइवर्स सब कुछ है, बाहर रहो।
कैसा लग रहा है? बोलो भाई, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? अच्छा लगेगा? हाँ यार, ऐसी जॉब मिल जाए तो क्या है बात है, 2 लाख रुपए भी मिल रहे हैं, गाड़ियां भी मिली हुई हैं। राइट? राइट, ऐसे ही है ना? कोई काम की कोई जिम्मेदारी नहीं है। शॉफर्स यहाँ पे, घर पे शेफ, ट्रिप्स हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? हाँ शायान, शायान कह रहे दिल गार्डन गार्डन। वाह, दिल गार्डन गार्डन। हाँ शायान, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी एक अच्छे वर्कर को यह रियलाइज हो जाएगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन में चपड़ासी से लेकर जैनिटर से लेकर प्रेसिडेंट तक सबको पता है कि वो क्या कर रहे हैं सिवाय मेरे। तो आप अपने आप पे, ये जो आपका दिल गार्डन गार्डन हो रहा है ना, आप अपने आप पे क्वेश्चन मार्क रेस करोगे, क्वेश्चन मार्क। यार क्या मैं इस काबिल नहीं हूं? क्या मैं इस काबिल नहीं हूं? ऑर्गेनाइजेशन मुझे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे रही काम की। क्या मैं वाकई इतना निकम्मा हूं? मतलब अम्मा तो बोलती थी कि तुम निकम्मे हो, लेकिन मैं इतना निकम्मा हूं कि यहाँ पे मुझे मेरे वाइस प्रेसिडेंट ने असिस्टेंट बना के मुझे ऑर्गेनाइजेशन से, कंपनी से कोई 2 किलोमीटर दूर बिठा के रखा हुआ है कि वो तुम्हारा ऑफिस है, वहां बैठो। अंडरस्टैंड कीजिएगा, वर्क प्लेस पे अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई आपको आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जा रही, तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आप बड़े खुश होगे। आपको बहुत जल्दी इस बात को रियलाइज करना पड़ेगा कि सर, ऑर्गेनाइजेशन आपको इस काबिल नहीं समझती। और वो डीमोटिवेशन है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तो एक चीज कर सकोगे। बच्चा, अगर आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा वर्क प्लेस पे, तो आप कुछ अचीव कर सकोगे ना। अचीवमेंट, अचीवमेंट ही तब होगी जब आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लाई जाएगी। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी तो आप अचीव क्या करोगे? और जब अचीव ही नहीं करोगे तो वंस अगेन क्वेश्चन पूछोगे, यार मैंने अपनी लाइफ में क्या अचीव किया? मैं इस ऑर्गेनाइजेशन की वर्क प्लेस पे क्या अचीव कर रहा हूं? यू विल बी आस्किंग योर सेल्फ, यू विल बी आस्किंग योर सेल्फ अचीवमेंट, मेरी क्या अचीवमेंट है? तो अचीवमेंट तब होगी जब आप पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लाई जाए। तो अंडरस्टैंड करना, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के होने से सेटिस्फैक्शन होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के होने से पॉजिटिव सेटिस्फैक्शन होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के ना होने से डिससेटिस्फैक्शन होगी। अचीवमेंट के होने से पॉजिटिव सेटिस्फैक्शन होगी। चलो, आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लाई गई है, डाली गई है, लेकिन आप अचीव नहीं कर पा रहे, यू आर नॉट एबल टू अचीव द गिवन टास्क। डीमोटिवेशन, के अचीव नहीं कर पा रहे। अचीव कर लिया तो मोटिवेशन। हर्सबर्ग ने इसी के साथ तीसरी चीज आइडेंटिफाई की, ये देखिएगा, recognition फॉर अचीवमेंट। recognition फॉर अचीवमेंट, अचीवमेंट को recognize करना, अचीवमेंट को recognize करना। गुड जॉब बॉय, यू डिड एन एक्सेलेंट जॉब। यार लाजवाब, लाजवाब, बेहतरीन बेहतरीन, इधर आओ यार, गले लगो। क्या कमाल काम किया है तुमने, मजा आ गया, दिल खुश हो गया। फैंटास्टिक, यू डिड एन एक्सेलेंट जॉब। अंडरस्टैंड करना, recognition फॉर अचीवमेंट। अच्छा हमजा, कियान, मरियम, शायान, सिर्फ एक सवाल पूछूंगा। भाई लेट सपोज आपने बिजनेस का पेपर दिया और ए आ गया, इंशाल्लाह। हाँ भाई, इंशाल्लाह। लेट सपोज आपने बिजनेस का पेपर दिया, इंशाल्लाह ए आ गया, कैसा लग रहा है? हाउ आर यू फीलिंग? पेपर रिजल्ट आया है, आज रिजल्ट आया है, रिजल्ट में देखा बिजनेस ए, कैसा लग रहा है? हाउ आर यू गाइस फीलिंग?
बेहतरीन, अच्छा लग रहा है, ओवर द मून, राइट, ओवर द मून। हमजा कह रहा है ओवर द मून, शायन कह रहे हैं अच्छा लग रहा है, बेहतरीन। अब आप मुझे एक बात बताएं, रिजल्ट शीट लेकर आप घर पहुंचे, रिजल्ट शीट लेकर आप घर पहुंचे, अब्बू कह रहे हैं हाँ ठीक है बस सही है, ए आया है, क्या हुआ, कोई बात नहीं, ज्यादा खुश नहीं हो, ए आया है बस ठीक है। अम्मी, अम्मी अगर अम्मी हमजा कयान और शायान है तो कह रही है हाँ बेटा कोई बात नहीं, ए आया है, A1 दही ले आओ अब जाके। और मरियम को कह रही है चलो A1 जाओ और जरा मेरे लिए चाय बनाओ। अब बताओ कैसा लग रहा है, अब कैसा लग रहा है, कियान कैसा लगेगा? हाँ भाई, मरियम, हाउ वुड इट फील? वी ऑल नीड रिकग्निशन फॉर अचीवमेंट, वी ऑल नीड रिकग्निशन फॉर अचीवमेंट। आपको पता है, सुनिएगा मैं आज आपको एक जबरदस्त एग्जाम्पल देता हूं। आर यू गाइस देयर विद मी राइट नाउ? गिव मी अ थम्स अप, गिव मी अ थम्स अप if you are there with me right now. All right, Hamza. All right, Shayan. What about Mariam and Kayan? What about Mariam and Kayan? Are you there with me right now? इस बात को बहुत गौर से सुनिएगा, फोकस कीजिएगा, अटेंशन दीजिएगा इस बात पे। मैं ये 2009 से पढ़ा रहा हूँ, राइट, 2009 से टीचिंग स्टार्ट की। तो हर्सबर्ग की टू फैक्टर्स थ्योरी ओ लेवल्स बिजनेस में भी मौजूद है, बिजनेस के ओ लेवल्स में भी मौजूद है, ये सिर्फ एएस में नहीं, ओ लेवल्स का भी पार्ट है। तो मतलब मैं 2009 से ये थ्योरी पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, 2015 तक, 2015 तक मैं ये थ्योरी पढ़ाते हुए दिल में इस बात से अग्री नहीं करता था। सुन लीजिएगा इस बात को, यू, विद एक्सपीरियंस इंसान के पर्सपेक्टिव और जाविये चेंज होते हैं विद एक्सपीरियंस। और मेरा तो ठीक ठाक है बहुत ज्यादा। तो मैं जब भी 2015 से पहले तक ये पढ़ा रहा होता था ना, जब ये थ्योरी, तो मैं इससे अग्री नहीं करता था। मैं कहता था नहीं यार, हर्सबर्ग जज्बाती होगा, रिकग्निशन फॉर अचीवमेंट को मोटिवेटर्स में डाल दिया। मैं ये अपने आप से सवाल पूछता था, आई डोंट नीड एनी रिकग्निशन। अब मार जमाना को किसी की कोई रिकग्निशन नहीं चाहिए भाई, कोई रिकग्निशन नहीं चाहिए। मैं कहता था यार, इफ आई एम सेटिस्फाइड विद माई ओन सेल्फ, and if I am satisfied with my work and the outcome, then I used to say this, I don't give a damn to any other person को तुम कुछ भी सोचो। It wasn't the case until 2015, 2015 मई जून का रिजल्ट आया। मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं क्योंकि उस जमाने में मॉर्निंग सिस्टम्स का पार्ट नहीं था, स्कूल कॉलेजेस का। मेरा अपना कोचिंग सेंटर था, एएस एकेडमिया, और सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर और रूफ टॉप, ये हमारा वर्क, ये मेरा रिहाइश थी। और ग्राउंड फ्लोर पे मैंने अपना इंस्टीट्यूट बनाया हुआ था, 3 रूम्स पर, एएस एकेडमिया, मैं वहां पढ़ाता था। और कुछ होम ट्यूशंस के लिए, स्पेशल होम ट्यूशंस के लिए, लिमिटेड होम ट्यूशंस के लिए मैं बाहर जाता था पढ़ाने के लिए। और यूनिवर्सिटी का मेरा लास्ट सेमेस्टर खत्म हुआ था, आई वॉज वेटिंग फॉर माई बैचलर रिजल्ट, मेरी बैचलर की डिग्री का रिजल्ट वेट कर रहा था, आई वॉज वेटिंग इट। और इसी दौरान जो है वो कैम्ब्रिज का भी रिजल्ट अनाउंस होना था। बहुत अच्छे से याद है मुझे कि करीब कोई 12, साढ़े 12 बज रहे होंगे, मैं सो रहा था, आई वॉज ऑनेस्टली स्लीपिंग। और मेरी आदत उस जमाने में थी कि मैं मतलब रिजल्ट्स में दोपहर में या शाम में रिसीव करना स्टार्ट करवाता था, या जो आ गए, मैं स्पेशली उठता नहीं था। मैं कहता था पूरा साल मैंने मेहनत की, आई एम सेटिस्फाइड विद माई
performance. Am I satisfied with my performance? If yes, sleep tight. If no, then work hard. ये मेरा अपना फंडा था. बच्चों ने जाके पेपर दिया, वो उनका मसला है. ये मेरा फंडा था. 2015 के रिजल्ट्स ने मेरा जाविया परसेप्शन चेंज किया. I was sleeping and all of a sudden my mother knocked the door and she said, बेटा ये देखो कौन है नीचे, क्या हंगामा मचा के रखा हुआ है. तो मैं मुंह फ्रेश एकदम से पानी आनी मारा मुंह पे, और मैं अपनी बैल्कनी में आया. और एक एक बैल्कनी से पहले ही मुझे ढोल शोर शराबा, धमाके, ऊट पटांग, एक अजब किस्म की कहानी है ना सुनाई दे रही थी. तो मैंने कहा ये कौन है भाई, क्या है. जो मैंने झांक के देखा तो बिजनेस ए लेवल्स का बैच, वो पूरा उन्होंने गली में ढोल वाले और पटाखे, और पूरी गली पागल हो रही है, देख रहे हैं कि कौन हो रहा है. लोग परेशान, दोपहर में कौन शादी करता है, ये कहाँ से ढोल वाले उठा के ले आए, ये कौन है. कौन, एक अजब बदतमीजी मची हुई है ना गली के अंदर. तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा अरे सर आप बस आप आओ हमारे साथ आओ, हो. अब मैंने उनको पहले तो खामोश करवाया, चुप करवाया. मैंने कहा 5 मिनट तो. मैं फौरन से जितना जल्दी चेंज करके रेडी होके मैं नीचे पहुंचा. जैसे ही मैं नीचे पहुंचा हूं तो उन्होंने कंधे पे उठा लिया और पूरी गली में लेके मुझे फिर रहे हैं. एंड इट वाज समथिंग आई कैन नॉट, you can still feel that in my eyes right now, after, or even after those 10 years. I can feel that. वो मुझे कंधे पे उठा के घूम रहे हैं और गली में, और एक माहौल बना हुआ है. फिर लोगों ने जब मुझे देख लिया ऑब्वियसली कि मैं उनके कंधे पर हूं, तो उन्होंने बोला, सबको पता था टीचर है कि, तो उनका पता आइडिया था कि रिजल्ट आया, और रिजल्ट आया होगा, सारे बच्चे हैं इसके. और अब मैं उनको बोलूं भाई तुम लोग यहाँ से जाओ, वो कहें नहीं, ये दे तो हम आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे, आपकी मेहनत है आपने. अरे मैंने कहा नहीं बच्चा, पेपर तुम देकर आए हो. कह रहे हैं क्या बात कर दी, पेपर देने के काबिल आपने बनाया है, आज का दिन आपका हमारे नाम, हमने ये तय कर लिया है. फिर मैंने कहा कहाँ जाएंगे, कह रहे आपको इसकी फिक्र नहीं करनी, आप सीधा बैठे गाड़ी में हमारी, चले हमारे साथ, हम आपको लेके जा रहे हैं. And the entire day I spent with them throughout many places. हम गए और हमने एंजॉय किया, और जहां उनको मौका मिला उन्होंने वो सेलिब्रेट किया. एंड जब मैं घर आया, पता नहीं कितने सारे हैंड बैग्स और गिफ्ट थे मेरे पास. एंड मैं घर आया, आई स्टार्टेड क्राइंग. आई स्टार्टेड क्राइंग. मैंने माँ को बोला, मैंने अम्मी को बोला, मैंने कहा ऐसा लगता है मुझे पूरी दुनिया मिल गई, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, दिस इज इट. तो उस दिन मैंने हर्ट्जबर्ग की टू फैक्टर्स थ्योरी उस मौके पे याद की. मैंने कहा मां समाना, यू वर रॉन्ग इन ऑल दोज इयर्स, इवन यू नीड समवन टू पैट ऑन योर बैक दैट यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब अमार. तो वो जो स्टूडेंट जिन्होंने ये शो किया कि सर हमने कुछ अचीव किया, तो वो आपकी रिकग्निशन है. दैट मेड मी दैट मेड मी स्टार्ट वर्किंग मोर हार्ड दैट. और उसके बाद जो मेरा एक इन ह्यूमन अमार समाना का फेस सामने आया, एंड आई स्टार्टेड वर्किंग सो हार्ड. recognition for achievement that was much needed, much needed. तो आज आप देखें ना, recognition for achievement, कभी आपने देखा एम्प्लॉयज फॉर द ईयर, एम्प्लॉयज फॉर द डे, एम्प्लॉयज फॉर द मंथ, एम्प्लॉयज ऑफ द वीक, क्यों तस्वीर लगाई जाती है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, क्यों सोशल मीडिया के हैंडल्स पे पोस्ट लगती है एम्प्लॉय फॉर द मंथ की. सर अच्छा काम किया है, रिकग्नाइज करो उसे. जस्ट इमेजिन आप वॉक इन कर रहे हो और आपकी पिक्चर लगी हुई है बेस्ट अचीवर्स, हाई अचीवर्स की, ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट एम्प्लॉय की. यार अलग फीलिंग, अलग फीलिंग. हर्सबर्ग्स के मोटिवेटर्स में दो और फैक्टर्स रह गए हमारे. इसमें एक है एडवांसमेंट, और लास्ट है
वर्क इटसेल्फ। हर्सबर्ग ने कहा कि अगर आपकी वर्क प्लेस पर, आपकी काम की जगह पर, आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको एडवांसमेंट के चांसेस देती है, प्रमोशंस, एडवांसमेंट, प्रमोशंस, तो आपकी मोटिवेशन हाई होगी, बढ़ेगी, क्योंकि आपके पास मौका है आगे ग्रो करने का। लेकिन अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको एक जगह आके रोक दे और कहे बस अब आपके पास एडवांसमेंट नहीं है, अब आपके पास प्रमोशन नहीं है, अब आप यहां से ग्रो नहीं कर सकते, बिलीव मी, आपका जितना अच्छा फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल पैकेज हो, एक टाइम आएगा आप बोलोगे बस अब मुझे यहां काम नहीं करना, क्योंकि यहां मेरी ग्रोथ रुक गई है, एडवांसमेंट। तो जहां आपको एडवांसमेंट अवेलेबल नहीं होगी, डीमोटिवेशन। मोटिवेटर्स वो फैक्टर्स हैं जिनके होने से पॉजिटिव सेटिस्फैक्शन होगी, तो एडवांसमेंट अवेलेबल होगी तो सेटिस्फैक्शन होगी, recognition फॉर अचीवमेंट अवेलेबल होगी तो सेटिस्फैक्शन होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अचीवमेंट आपकी वर्क प्लेस पर होगी तो सेटिस्फैक्शन होगी, नहीं होगा तो डिससेटिस्फैक्शन होगी। आखिरी चीज हर्सबर्ग ने जो कही वो आपका अपना काम। हर्सबर्ग ने कहा कि एक इंसान का की मोटिवेशन इंटरनल भी डिपेंड करती है, और वो है उसके काम पे, वर्क इटसेल्फ। इफ यू एंजॉय योर वर्क, आपके काम पर आपको सेटिस्फैक्शन, जैसे आई 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 टीच, और मुझे बहुत सारे फैक्टर्स टीचिंग के टाइम में एक्सक्लूड कर देता हूं, बहुत सारी थ्योरीज एक्सक्लूड कर देता हूं, क्योंकि द सेटिस्फैक्शन दैट आई ड्राइव बाय डूइंग दिस थिंग, इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन इन वर्ड्स। तो यही बात हर्सबर्ग ने कही कि भाई आपका काम आपको ड्राइव कर रहा है या नहीं। इफ यू आर एंजॉइंग द वर्क, satisfaction. If you are taking the work as burden, dissatisfaction. देखो काम तो दोनों सूरतों में करना है, इंजॉय करके भी, बर्डन लेके भी। अगर काम को सिर्फ काम के तौर पे लोगे, यार ये काम है, नहीं यार ये क्या मैं क्या, तो आप फंसे रहोगे, वो डिससेटिस्फैक्शन रहेगी। और काम को अगर एंजॉय करोगे, इधर से ही वो वाली थ्योरी आई ना कि एक्सेलेंस के पीछे भागो या परफेक्शन के पीछे भागो, सक्सेस झक मार के पीछे आएगी। अपने काम को अपने पैशन को अपना काम बना दो तो सक्सेस खुद झक मार के पीछे आएगी। ऐसे ही है ना वर्क इटसेल्फ। तो हर्सबर्ग ने कहा 5 फैक्टर्स हैं, अगर ये वर्क प्लेस पर अवेलेबल होंगे तो पॉजिटिव सेटिस्फैक्शन, ये अवेलेबल नहीं होंगे तो डिससेटिस्फैक्शन। हर्सबर्ग ने उन 5 फैक्टर्स को मोटिवेटर्स कहा। ये बताएं, इज दिस क्लियर? यस प्लीज।